हेलो क्लास, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भाग 7 इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, इससे पहले जो है हमने कुल 6 भाग इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जो इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमने जो है एक प्रयास शुरू किया है जिसमें बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ जो हैं इंडियन पॉलिटी के, उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अराउंड ही हमारा आज का लेक्चर चलेगा। और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सभी क्वेश्चन जो हैं मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस अनुच्छेद में निहित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है ये कहता है कि सभी नागरिकों को जो है सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होंगे, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने इसमें ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शन इसमें हो सकते हैं। जैसे हमारा इसमें क्या है, एक आरक्षण की जो हमारी जो एक हमने सिस्टम अपनाया हुआ अपने देश में, ये इसमें एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। वो इसीलिए क्योंकि हमारे संविधान का जो एक मेन जो एक उसका जो एक एम है या जो उद्देश्य है वो सोशल जस्टिस को स्थापित करना भी है, जिसमें हम जो है हमारी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो समाज में जो जो तबके जो हाशिए में हैं, उनको भी आगे लेके आना, ये हमारा एक उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम जो है इसमें एक्सेप्शन रखते हैं, लेकिन इन जनरल किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो जो हमारी छुआछूत हमारे देश में जो है काफ़ी समय तक जो है रही है, या अभी भी आप देखते होंगे देश के काफ़ी जो है कोनों में ये चीज़ हमको प्रैक्टिस होते हुए दिखती है। तो इस चीज़ को जो है हमने ख़त्म कर दिया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 जो है या अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसे अपराध घोषित किया गया है। और यदि कोई ये चीज़ करता हुआ पाया जाता है या इसका उल्लंघन करता है तो उस पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपाधियों यानी टाइटल्स की समाप्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में ये प्रावधान है कि राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, जब देश का संविधान लागू हुआ उसके पहले क्या सिस्टम था कि जो राजे महाराजे थे उनको जो है उपाधियां दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जैसे किसी के नाम के आगे जैसे आप सुनते होंगे कि राय बहादुर लगा दिया है ना, किसी को बोलते थे कि सर, है ना, ये अंग्रेज़ जो उपाधियां देते थे। तो अब जो है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इस तरह की उपाधियां नहीं लगा सकता। ठीक है, इसे जो है कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया है। और वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई शैक्षणिक या एकेडमिक, मतलब जो हमारी जैसे आपने पीएचडी कर ली हो, ठीक है, और तब आपके नाम के साथ जो है डॉक्टर यूज़ होता है, ये इसमें जो एक्सेप्शन है। ठीक है ना, या कोई सैन्य उपाधियां हैं, जैसे किसी के नाम के आगे हम कह देते हैं कि ये जो है ब्रिगेडियर एक्स है या ये जो है कर्नल एक्स है, तो ये लोग जो है अपने नाम के साथ टाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? ए है 14 से लेके 18, बी 19 से 22, सी 23 से लेके 24 या डी है 25 से 28। तो राइट टू फ्रीडम का जो उल्लेख है वो हमारा है
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 19 से लेके 22 के तहत। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नागरिकों को जो है 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। कौन सा? ये इसमें आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? पहला तो है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा की स्वतंत्रता, तीसरी है संगठन की स्वतंत्रता, फिर है संचलन की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर है निवास की स्वतंत्रता, और छठी है कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। ये जो छः स्वतंत्रताएं हैं ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के तहत हमें मिलती है। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो 19 से 22 के अंदर आते हैं। ठीक है, 19 में भी है, 20 में भी है, 21 में भी है, 22 में भी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस अनुच्छेद में दी गई है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और सी है अनुच्छेद 21, और डी है अनुच्छेद 32। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसके तहत जो है हमारी ये हमको अधिकार दिया गया है कि हम अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है ना, तो यही इसमें मैंने कहा है कि यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा के अधीन सीमित की जा सकती है। ठीक है ना, आपको अपने विचार रखने का, बोलने का, लिखने का सबका अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है आपको। लेकिन यदि आपकी इस स्वतंत्रता से, आपके इस अधिकार को प्रैक्टिस करने से यदि आप जो है समाज में जो है समाज की जो हार्मनी है उसको आप खतरा पैदा करते हैं, है ना, या आप लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा पैदा करते हैं, तो आपकी इस स्वतंत्रता पे जो है रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, और डी है हमारा अनुच्छेद 22। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आता है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है ना, और यह मौलिक अधिकारों में सबसे व्यापक और न्यायालयों द्वारा सर्वाधिक विस्तारित किया गया अधिकार है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्टिकल 21 है इसके अंदर जो है बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाइम टू टाइम इसमें और ज़्यादा शामिल किए हैं। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन जो है, इसको भी, इसके लिए हमने एक नया आर्टिकल हमने रखा है, वो है आर्टिकल 21A। ठीक है, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था तो उसमें हमने क्या किया, जो 6 से लेके 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे थे उन सभी के लिए जो है शिक्षा का हमने क्या दिया, एक ऐसा अधिकार दिया कि सबके लिए जो है शिक्षा क्या होगी, अनिवार्य, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन। ठीक है ना, ये हमने इसका प्रावधान किया था। तो इसके लिए हमने जो है आर्टिकल 21A को हमने संविधान के अंदर हमने ऐड किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन किस अनुच्छेद से उत्पन्न हुआ है? ए है अनुच्छेद 19 1 और सब क्लॉज ए, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 32, और डी है अनुच्छेद 25। तो आपने बताना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए। ठीक है, इसी के अंदर ये जो हमारी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, जिसमें हम अपने विचारों को रख सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है ना, उसी के अंदर जो है हम सूचना के अधिकार को रखते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आवश्यक अंग है जो नागरिकों को शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। राइट, और जो सूचना का अधिकार, राइट टू ये इंफॉर्मेशन है, ये 2005 के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर को किस अनुच्छेद द्वारा प्रतिबंधित किया गया है?
ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। तो जो फोर्स्ड लेबर है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जो है शामिल किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 के तहत जो है मानव तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बंधुआ मजदूरी जो है, बाउंडेड लेबर और जबरन श्रम जो है यानी फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित किया गया है और इसका उल्लंघन करने पे जो है आपको सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, ये एक अपराध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में कार्य करने से किस अनुच्छेद में रोका गया है? ए है अनुच्छेद 23, फिर है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी तरह के जो इस तरह के कामों में नहीं लगा सकते। तो इसके लिए यह जो है हमारा अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। ठीक है, आर्टिकल 24 में बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किन अनुच्छेदों में निहित है? ए है 19 से 22, बी है 23-24, सी है 25 से 28 और डी है 29-30। तो जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है उसके लिए अनुच्छेद है हमारा ऑप्शन सी, 25 से 28। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है नागरिकों को अपने धर्म का पालन यानी आप किसी भी धर्म को मानो, उसका प्रचार करो और उसका प्रसार करो, इसकी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, 25 से लेके 28 ये कौन से अधिकार हैं? इसमें जो है आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की जगह यहाँ पर आप लोग जो है पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो है जो एक हम जो है धर्म को जो है एक अलग सेंस में देखते हैं। यहाँ पर हम भारत में धर्म को मुस्लिम, ये जो हमारा जो इस्लाम होता है या जो हिंदू जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इस तरह से हम जो है भारत में धर्म की परिभाषा जो हमारे वेद या जो हमारे जो शास्त्र जो पुराण हैं उसमें जो है धर्म को इस तरह से हम नहीं देखते हैं। धर्म माने हम देखते हैं कि हमारी ड्यूटी जो होती है, जो कर्तव्य है। ठीक है, जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, अभी अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक विद्यार्थी के रूप में जो है आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है अच्छे से पढ़ाई करना और अपने जो है ईमानदारी के साथ जो है अपने एग्ज़ाम को पास करना। ठीक है ना, ये आपका एक धर्म है, धर्म यानी ड्यूटी है। तो इसी तरह से जो है भारत जो हमारे जो शास्त्र रहे हैं उसमें जो है ये चीज़ें इस तरह से देखी गई हैं। तो उस सेंस में जो है हम भारत में ये नहीं कह सकते कि जो हम जिसको हम सेकुलर कहते हैं इंग्लिश में, उसका जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी में उसको हम पंथ निरपेक्ष कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है या सेकुलर का मतलब ये होता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है या जो सरकार है वो क्या करेगा, किसी एक विशेष धर्म को लेके जो है वो हावी नहीं होगा, यानी किसी एक धर्म को ज़्यादा फेवर नहीं करेगा। ठीक है, और भारत में जो है हम जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती हैं। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य कोई विशेष धर्म नहीं अपनाएगा। ठीक है, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई जिसमें हम पंथ निरपेक्ष की मैं बात कर रहा था यानी सेकुलर की बात कर रहा था। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए है अनुच्छेद 25, बी है अनुच्छेद 26, सी है अनुच्छेद 27 और डी है अनुच्छेद 28। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27। ठीक है, अनुच्छेद 27 के अनुसार जो है किसी भी नागरिक को उस कर यानी टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु प्रयुक्त हो। ठीक है ना, इसमें जो है स्टेट या सरकार जो है ये नहीं कर सकती कि किसी एक धर्म के नाम पे जो है आप लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दें। ठीक है, इसे ये जो है हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है ना, और इसी को जो है हम ये कहते हैं कि भारत
का जो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, वो सेकुलर सिस्टम है, जिसमें हम जो है सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन जो वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है वो भारत से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में है? डिफरेंट इस सेंस में है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो धर्म को बिल्कुल ही अलग रखती हैं, ठीक है ना। उनको कोई लेना देना नहीं होता है धर्म के मामलों से, ठीक है। लेकिन भारत में आप देखते हैं कि जब कोई खास खास धर्मों के जब कोई त्यौहार आते हैं, जैसे हिंदुओं का जो अमरनाथ यात्रा होती है, तो सरकार उसको फंड करती है, उसको सपोर्ट करती है। और जब जो है इस्लाम के अंदर या जो मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनके साथ जब आप देखते हैं कि जब वो हज यात्रा पे जाते हैं सऊदी अरब के लिए, मक्का मदीना की जो उनकी यात्रा होती है, तो उसको भी सरकार फंड करती है, सपोर्ट करती है। तो भारत में हम क्या करते हैं, सभी धर्मों के लोगों को जो है इक्वल उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हमारा सेकुलरिज्म काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 29, बी है अनुच्छेद 30, सी है अनुच्छेद 31 और डी है अनुच्छेद 32। तो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जो है उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई है, उनको अधिकार दिया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 ये प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे सुरक्षित करने का उसे अधिकार होगा, ठीक है। और यह जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम यहाँ पे जो है बार बार ये अल्पसंख्यक शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में माइनॉरिटीज़ कहते हैं, यहाँ पर जो है इस आर्टिकल 29 के तहत जो है माइनॉरिटी का मतलब हम धर्म के आधार पर माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जो है भाषा के आधार पर भी जो है माइनॉरिटी जो होती है हमारी, जैसे आप देख सकते हैं कि किसी एक स्टेट के अंदर जो है किसी एक, जैसे महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग किस भाषा में बात करते हैं या यूज़ करते हैं? मराठी में करते हैं। तो उस स्टेट के अंदर और भी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो लोग हैं जो कम संख्या में हैं, ठीक है, उस स्टेट के अंदर, वो क्या, उनको हम जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहेंगे, भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो लोग, हैं ना। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको भी अपने संस्कृति, अपनी भाषा को जो है प्रिजर्व करने का अधिकार देता है कौन? आर्टिकल 29। तो ध्यान रखना, भाषाई अल्पसंख्यक भी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक, ये दोनों को कवर करता है, ठीक है। और ये जो है सभी लोगों पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो बहुसंख्यक, जैसे हमारे देश में मैंने अभी कहा कि जो धार्मिक, जैसे हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, ठीक है, तो हिंदुओं के अंदर जो भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग होंगे या किसी किसी की अपनी और संस्कृति है ना, उनको भी ये सारे अधिकार दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए है अनुच्छेद 28, बी है अनुच्छेद 29, सी है अनुच्छेद 30 और डी है अनुच्छेद 31। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 30, ठीक है। तो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 30 के तहत जो है सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों यानी धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग, यानी जो अनुच्छेद 29 में हम जो बात कर रहे थे कि ये जो है सभी लोगों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं ये वो सभी लोगों को मिलता है आर्टिकल 29 का जो अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो 30 वाला है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करता है, जो कौन से होंगे, सिर्फ या तो धार्मिक होंगे या भाषाई होंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी की अपनी कोई अलग संस्कृति है, वो भी चाहता है कि भाई अपने अधिकारों को बना के रखना, अपनी संस्कृति को बना के रखना, तो उसको वो अधिकार सिर्फ आर्टिकल 29 में मिलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 में वो नहीं मिलते हैं उसे। तो इस सेंस में आप ये भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 29 का जो दायरा है वो ज़्यादा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 30, ठीक है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अल्पसंख्यक जो शब्द है, माइनॉरिटी जो शब्द है, ये संविधान के अंदर इसको हमने कहीं पे भी लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा है अल्पसंख्यक होने की, इसको हम जो है इनडायरेक्टली हम इसको समझते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन पेपर में ये पूछें आपसे कि किस भाग में या किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यक शब्द का हमको प्रयोग होता हुआ दिखता है एक्सप्लिसिटली,
तो वो कहीं पर भी नहीं है। जैसे मैंने आपके क्वेश्चन पहले की एक वीडियो में बताया था कि जो बजट शब्द है ये हमें कहाँ पर मिलता है इसका उल्लेख, तो संविधान के अंदर कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 112 जो है उसमें जो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, उसी को हम बजट के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। सेम अल्पसंख्यक शब्द भी कहीं पर हमें नहीं देखने को मिलता। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आपने याद रखना है। आर्टिकल 29 सभी लोगों के लिए है, नागरिक जितने भी हैं देश के, ठीक है, वो कोई भी भाषा धर्म के हो, है ना, सभी अल्पसंख्यकों को वो मिलता है। लेकिन और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आर्टिकल 29 के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या है, वो धर्म और भाषा संस्कृति सभी के आधार पर है, ठीक है ना, और सभी लोगों के लिए हैं, चाहे आप हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप सिख हों या ईसाई हों। लेकिन अनुच्छेद जो 30 है ये एक्सप्लिसिटली बात करता है, एक्सक्लूसिवली बात करता है धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब ये हिंदुओं को नहीं मिल सकता। ये किसको मिलेगा, ये सिर्फ जो हमारे मुस्लिम हैं या जो सिख हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान की आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा जाता है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है इसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई स्टेट या कोई सरकार जो है आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित रखता है, ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर ने इसकी महत्ता को देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है आपके अधिकारों को किस तरह से मतलब प्रोटेक्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट्स जारी करता है। रिट्स क्या होते हैं, एक तरह के सुप्रीम कोर्ट के अपने एक ऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो सरकारों को ऑर्डर करते हैं रिट्स के द्वारा। रिट्स हमारी 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, फिर है प्रोहिबिशन, फिर है सर्टरारी और फिर है क्यू वारंटो, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, और ये हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ए है अनुच्छेद 11, बी है अनुच्छेद 12, सी है अनुच्छेद 13 और डी है अनुच्छेद 14। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, जो राज्य शब्द है उसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार जो है राज्य में केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल तथा भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल है। कहने का मतलब ये सिंपल है कि जो मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, किससे वो दिए जाते हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं यदि स्टेट या सरकार जो है अपनी मनमानी करती है, उससे आप लोगों को बचाने के लिए आप अपना विकास कर सकें, है ना, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, है ना। सरकारें या कोई भी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो आपके इन मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सकें, आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब उसमें जो है जो स्टेट की बात कर रहे हैं, तो उस स्टेट के अंदर ये जो राज्य शब्द है इसके अंदर हम किस किस को काउंट करते हैं। राज्य शब्द के अंदर जो है केंद्र सरकार भी आती है, राज्य की जो सरकार हैं उसको भी हम लेते हैं, संसद, विधानमंडल तथा भारत सरकार के अधीन कोई भी अन्य स्थानीय या कोई भी ऐसे कोई बॉडीज़ हो जो सरकारी उसमें काम करती है, सरकार के सपोर्ट से काम करती है, उन सभी जगह पे जो है आपको अगर कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आपको जो है आप सीधा डायरेक्टली आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने जो है आज अपने 15 क्वेश्चन किए। अभी और हमारे आर्टिकल अभी इसमें बचते हैं मौलिक अधिकारों को लेके, उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि नहीं तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है।
आई होप कि अभी तक जो है आपको ये वीडियो जो सीरीज़ है अच्छी लग रही होगी, आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, और जो हमारे बाकी बचे हुए पार्ट उनको हम उसमें कवर करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।